सुपर कंडक्टिविटी एंड एक्सट्रीमली कूल लेकिन एक्सपेक्टेड फिनोमिना जिसको हम ऑब्जेक्ट्स को लेविटेट करने के लिए और इसके अलावा एमआरआई स्कैनर्स वगैरह में यूज करते हैं, और ये हमारे एनर्जी के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को एक दिन मुकम्मल तौर पर रेवोल्यूशनाइज चेंज करने वाला है। इन दिस वीडियो मैं आपको बताने वाली हूँ सुपर कंडक्टिविटी के पीछे की फिजिक्स, और ऑल्सो वी विल डिस्कस अबाउट द हिस्ट्री एज वेल। सो let's start the video. Introduction. Superconductivity was discovered in 1911 by Heike Kamerlingh-Onnes. अब ये हुआ किस तरह से? इन्होंने हीलियम को लिक्विफाई किया जो कि प्रोड्यूस कर रही थी एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर स्केल की बात करते हैं तो 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी freeze होता है, means that is the freezing point of water, and obviously on 100 degree Celsius water boils, and -273 degree Celsius पे हमारे पास absolute zero आता है which is 0 Kelvin, and little warmer is the liquid helium, मतलब कि इसका होता है -270 degree Celsius which is extremely cold of course. Now let's look at circuit. तो अब हमने करना यहाँ पे क्या है कि केबल्स के साथ बैटरी को कनेक्ट कर देना है. That will of course induce a flow of electrons. ठीक है, अब अगर हम केबल को देखते हैं तो केबल हमारी किससे मिलकर बनी है? केबल इज अ कंडक्टर. सो अगर हम इसके मेटालिक लेटेस्ट को फोकस करते हैं तो हमें पता चलेगा कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर में न्यूक्लियस के साथ लूजली बॉन्ड होते हैं, तो जिसकी वजह से वो आसानी से मूव कर सकते हैं जब उन्हें एक पोटेंशियल फील होता है. अब ये तो होगी कंडक्टर्स की बात कि कंडक्टर्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के साथ होते हैं लूजली बाउंड. बट अगर हम इसी चीज को इंसुलेटर के साथ कंपेयर करते हैं तो उसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो स्ट्रॉन्गली बॉन्ड होते हैं न्यूक्लियस के साथ, सो इट वॉन्ट कंडक्ट्स. इसकी वजह से वो कंडक्ट नहीं कर सकता जब तक हम उसे एक हैवी अमाउंट में एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते. Anyway, अगर हम अपने पहले कंडक्टर वाले सर्किट में जाते हैं और देखते हैं केबल्स को दोबारा, जो कि हमारी कंडक्टिंग वायर्स हैं, क्या होगा? हम अब भी बात जो कर रहे हैं कि हमने कहा कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, हमने एक आइडियलाइज्ड मॉडल लिया क्योंकि हम ऑब्वियसली अगर हम किसी मॉडल की बात करते हैं तो उसमें टेम्परेचर तो होता ही है. सो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम टेम्परेचर लिटिल बिट टेम्परेचर की वजह से जो टेम्परेचर है उसकी वजह से रैंडम मूवमेंट्स होंगी, क्योंकि कंडक्टर्स के अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि मूव करेंगे. सो रैंडम मूवमेंट्स की वजह से हमारे जो पार्टिकल्स हैं वो कोलाइड करेंगे और अपनी एनर्जी को लूज करना स्टार्ट कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ थर्मल एनर्जी. सो हायर टेम्परेचर की वजह से हमारे ज्यादा एनर्जी लॉसेस के चांसेस होते हैं एंड विल कॉज ऑफ कोर्स, जिसकी वजह से हमारी केबल में रेजिस्टेंस ज्यादा होगी क्योंकि हमें पता है रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के. अगर हम एक ग्राफ प्लेट करते हैं टेम्परेचर और रेजिस्टेंस के दरमियान में, सो यू कैन सी एक मेटल के लिए ये लाइन हमारे पास आ रही है दैट शोज दैट, जो कि हमें ये बात शो करी है कि जैसे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज करता है हमारी रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करती है. लेकिन एक पॉइंट पे आके जब हमारा टेम्परेचर 0 हो जाता है रेजिस्टेंस 0 नहीं होती. इसकी वजह क्या है? क्योंकि जो हमारे कंडक्टर्स हैं उसके जो एटम्स हैं वो हमेशा वाइब्रेट करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस जो है वो 0 नहीं होती क्योंकि वो कोई ना कोई अपनी कुछ ना कुछ एनर्जी जो है वो लूज कर देते हैं. सो रेजिस्टेंस जो है वो खत्म नहीं होती, वो एक आइडियल ही केस होता है जिसमें हमारी रेजिस्टेंस जो है वो 0 हो जाती है, 0 केल्विन. एक्चुअली जब उस टाइम की बात थी तब ये बात नहीं पता थी कि अगर हम टेम्परेचर को ड्रॉप करते हैं तो रेजिस्टेंस में किस कदर ड्रॉप आएगा, क्या वो 0 तक पहुंच जाएगी अगर हम टेम्परेचर को 0 कर देते हैं, और इसके अलावा अगर कुछ होगा तो क्या होगा, क्या जो हमारी रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट हो जाएगी. दैट वाज नॉट नोन एट द टाइम. लेकिन जब एक्सट्रीमली कोल्ड लिक्विड हीलियम के साथ ये किया गया तब हमें पता चला, हमारा सिस्टम जो था, हमने देखा कि हमारी जो एक्सट्रीमली कोल्ड लिक्विड हीलियम पर जब हमने इस चीज को मेजर किया तो हमें यह बात पता लगी कि रेजिस्टेंस के साथ क्या होने वाला है. Of course, are you ready? Because for some materials this happened after being cooled down. तो हमारा क्या हुआ कि एक खास टेम्परेचर के बाद हमारी रेजिस्टेंस जो है वो ड्रॉप करके 0 पे आ गई.
अब ये क्यों हुआ? मीन्स कि ये नहीं कि हमने टेम्परेचर को बिल्कुल जीरो किया, नो, एक खास टेम्परेचर पे आने के बाद रेजिस्टेंस कुछ मटेरियल की डायरेक्ट अब्रप्टली जीरो हो गई, अचानक से। अब वो क्यों हुआ, उसके पीछे की वजह, वो कौन से ऐसे खास मटेरियल्स थे? क्योंकि अगर हम कंडक्टर्स की बात करते हैं तो कंडक्टर्स में यू कैन सी कि अगर हमारी जो टेम्परेचर है वो जीरो हो गया, लेकिन रेजिस्टेंस की फिर भी कोई ना कोई वैल्यू जो है वो रहती है। लेकिन कुछ मटेरियल्स ऐसा भी फिनोमिना शो कर रहे थे कि कुछ खास टेम्परेचर पे आके उनकी रेजिस्टेंस अब्रप्टली जीरो हो जाती थी। तो ऐसे मटेरियल्स को हम कहते हैं सुपर कंडक्टर। अब हम सुपर कंडक्टिविटी की डेफिनेशन देखते हैं। सुपर कंडक्टिविटी एक हमारे पास ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टीज का सेट है जो कि हमने कुछ खास मटेरियल्स में ऑब्जर्व किया, जैसे कि उनकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस थी वो बिल्कुल खत्म हो गई, और मींस उनका मैग्नेटिक फील्ड जो थी वो एक्सपेल हो गई। ऐसे मटेरियल्स जो कि ये प्रॉपर्टीज को एग्जिबिट करते हैं उन्हें सुपर कंडक्टर कहते हैं। मतलब कि एक खास टेम्परेचर पे आके जो हमारे मटेरियल्स हैं उनकी रेजिस्टेंस बिल्कुल खत्म होगी, ऐसे मटेरियल्स को सुपर कंडक्टर्स कहा जाता है। So at April 8, 1911 by Heike Kamerlingh Onnes, जो सुपर कंडक्टिविटी का फिनोमेना था वो पहली दफा डिस्कवर किया गया। इनके मुताबिक जब ये रेजिस्टेंस ऑफ सॉलिड मर्करी को डिस्कस कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे, तो क्या हुआ, इन्होंने देखा कि लिक्विड हीलियम को जो आज एज अ रेफ्रिजरेंट यूज किया जा रहा है, 4.2 केल्विन टेम्परेचर पे आने के बाद इन्होंने देखा कि इस लिक्विड हीलियम की जो रेजिस्टेंस है वो अब्रप्टली खत्म हो गई, बिल्कुल खत्म हो गई, रेजिस्टेंस कोई भी शो नहीं कर रहा था। अब नेक्स्ट जो बताया वो मेटल्स, इंटरमेटालिक कंपाउंड्स और अलॉयज वगैरह का बताया कि वो कितने टेम्परेचर्स पर और कितने मटेरियल्स जो हैं वो सुपर कंडक्टिविटी को शो करते हैं। तकरीबन 28 मेटल्स हैं जो कि सुपर कंडक्टिविटी को शो करते हैं, और तकरीबन 10 केल्विन टेम्परेचर से नीचे तक, मींस कि उनका जो क्रिटिकल टेम्परेचर होगा दैट विल बी 10 केल्विन से नीचे। और इंटरमेटालिक कंपाउंड्स और अलाउस जो है वो सुपर कंडक्टिविटी को शो कर रहे हैं, और इनका भी टेम्परेचर जो है वो तकरीबन 20 केल्विन से नीचे ही होता है। देन आते हैं सेरामिक सॉलिड्स, हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स, 1986 में ये डिस्कवर किए गए। अ न्यू क्लास ऑफ सुपर कंडक्टर्स शो सुपर कंडक्टिविटी, और इनको हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स भी कहा जाता है क्योंकि इनका टेम्परेचर तकरीबन 90 केल्विन तक होता है, लेकिन इनको लो टेम्परेचर पर प्रोसेस करना बहुत मुश्किल था क्योंकि ये ब्रिटल हो जाते थे। लेकिन हम लोग रूम टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स को देखना चाह रहे थे, ड्रीम टू गेट रूम टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्रिटिकल टेम्परेचर्स। अब ऐसे टेम्परेचर जहां पे आके मटेरियल अपनी तमाम की तमाम रेजिस्टेंस को लूज कर देता है, मींस के हमने कहा कि एक खास टेम्परेचर, दैट इज दैट टेम्परेचर, कि एक खास टेम्परेचर जिस पे आके मटेरियल जो है वो अपनी रेजिस्टेंस को बिल्कुल वैनिश कर देता है, डिसअपियर हो जाती है उसकी रेजिस्टेंस, उस टेम्परेचर को कहा जाता है क्रिटिकल टेम्परेचर, जिसको हम टीसी से डिनोट करते हैं। वैसे हमें अगर पता हो तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल टी ओवर एरिया, मीन्स कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है रेजिस्टेंस की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। अब कंडक्टर की रेजिस्टेंस टिपिकली डिक्रीज होती है जैसे हमारा टेम्परेचर जो है वो लोअर करना स्टार्ट, मतलब जैसे टेम्परेचर कम हो रहा है रेजिस्टेंस की वैल्यू भी कम हो रही है, नियर टू एब्सोल्यूट जीरो। सुपर कंडक्टर की एक हमारे पास करेक्टरिस्टिक क्रिटिकल टेम्परेचर होता है जिससे नीचे रेजिस्टेंस जो है वो खत्म हो जाती है, जीरो हो जाती है, और इलेक्ट्रिक करंट जो है वो सुपर कंडक्टिंग लूप में से गुजरना शुरू हो जाता है, और ये तकरीबन इन्फिनिट को अप्रोच कर लेता है। कोई पावर लॉस, कोई एनर्जी लॉस नहीं होता क्योंकि यहाँ पे किसी किस्म की रेजिस्टेंस नहीं होगी, तो कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होगा। ये एक टेबल है जिसमें सुपर कंडक्टर्स और कुछ क्रिटिकल टेम्परेचर्स को बताया गया है कि हमारे पास कुछ मटेरियल्स और उनके क्रिटिकल टेम्परेचर्स क्या हैं, लाइक गैलियम 1.1 K, एल्यूमिनियम 1.2 K, इंडियम 3.4 K, टिन 3.7 K, मर्करी 4.2 K, लेड 7.2 K, न्यूबियम 9.3 K, LaBaCu ऑक्साइड 17.9 K, यट्रियम बेरियम कप ऑक्साइड 92 K, TlBaCu ऑक्साइड 125 K। ना ऑब्वियसली हर चीज किसी ना किसी चीज पे डिपेंड करती है, तो इसी तरह से सुपर कंडक्टिविटी भी 3 चीजों पे डिपेंड करती है, वो है हाई टेम्परेचर, हाई करंट डेंसिटी एंड हाई मैग्नेटिक फील्ड। एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। हाई टेम्परेचर, जैसे ही आप टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे एक लिमिट के बाद सुपर कंडक्टिविटी जो है वो खत्म हो जाएगी। हमने बात की कि एक खास टेम्परेचर पे आके रेजिस्टेंस खत्म होती है, जब रेजिस्टेंस खत्म होगी तभी मटेरियल सुपर कंडक्टिविटी को शो करेगा। तो अगर क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर जाएंगे
एक खास टेम्परेचर से ऊपर जाना शुरू हो जाएंगे तो सुपर कंडक्टिविटी हम लूज कर देंगे क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो उस टेम्परेचर को कहा जाता है क्रिटिकल टेम्परेचर, जिससे नीचे मटेरियल सुपर कंडक्टिविटी को शो करता है। नेक्स्ट वन इज हाई करंट डेंसिटी। जैसे जैसे करंट डेंसिटी इंक्रीज करते जाएंगे एक लिमिट आएगी जिसपे सुपर कंडक्टिविटी जो है वो खत्म हो जाएगी। उस करंट डेंसिटी को कहते हैं क्रिटिकल करंट डेंसिटी, जिसके नीचे उस डेंसिटी के नीचे हमारा मटेरियल सुपर कंडक्टिविटी शो करता है। नेक्स्ट इज हाई मैग्नेटिक फील्ड। जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाते जाएंगे एक ऐसी लिमिट आएगी जहां पे आके हमारी सुपर कंडक्टिविटी डिसअपीयर हो जाएगी। उस मैग्नेटिक फील्ड को कहा जाता है क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड, और जिससे नीचे मटेरियल जो है वो सुपर कंडक्टिविटी को शो करता है। अब ये रेड रीजन से नीचे हमारे सुपर कंडक्टर्स जो हैं और उसके नीचे सारे नॉर्मल मेटल्स हैं। मींस कि जैसे जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड को, टेम्परेचर को या करंट डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं तो हमारा सुपर कंडक्टिव मटेरियल जो है वो नॉर्मल कंडक्टर में, नॉर्मल मेटल में चेंज हो जाता है।